समझ लो दिक्कत को, समझ लो। अमीर क्या बोलो जी? कुलीन, जहल, आईएएस, ठीक है, आईएएस मतलब सर्विस सेवा। लेकिन इसी में आईएएस में चुप रहो, इसमें हम किस बात पर समझ में आ रहा है? पहले लव 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 बोल रहे हैं, आईएएस आईपीएस का मतलब बता रहे हैं, हम सर्विस डिफाइन कर रहे हैं। इसी में नीतीश कुमार के पीए होंगे, वो भी आईएएस होंगे, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार के पीए, सुनते कि नहीं? आईएएस रैंक क्या, लेकिन पीए। तो चालगानी कौन हो गया? उन्हीं को चालगानी बोलेंगे जो 40 वर्ग में आते हैं। ये भी अधिकारी है, ये भी अमीर है या कुलीन है, लेकिन क्योंकि चालीसा के अंतर्गत पाते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? चालगानी। क्लियर हुआ? अब आईएएस तो पद हो गया, कोई बने कलेक्टर, कोई बने कमिश्नर। तो अमीर क्या है? पद को बताना, कलेक्टर है या कमिश्नर है। अब कुलीन कहने का मतलब क्या होता है? कुलीन का मतलब नहीं समझिए कि एक उस समय कोई एग्जाम तो होता नहीं था, तो राजा लोग अपने आप को कुलीन कहते थे, अधिकारी लोग, कि हम इस मामले में कुलीन है, सवर्ण है, कुलीन है। तो कुलीन का मतलब हुआ उस समय एग्जाम नहीं होता था, तो हम योग्यता ज्यादा रखते हैं, इसलिए अपने आप क्या बोलते थे? कुलीन। इस व्यवस्था को हम जानते हैं। और वही कुलीन जब अधिकारी बना तो क्या कहलाएंगे? अमीर। और वही अमीर अगर चालगानी बने क्या बोलेंगे? चालगानी। क्लियर हुआ? तो अधिकारी तंत्र का व्याख्या, ठीक है। कुलीन का मतलब हुआ एग्जाम देके नहीं आ रहे हैं, इनका पिता योग्य है, उनको बना दिया गया, कुलीन वर्ग में आते हैं, जिसको अगला क्या कहते हैं? अगला अधिकारी वही बना दिया। क्लियर हुआ? और भी कोई डाउट है तो कुछ? नहीं, अमीर हाजी का पद क्या है? जब पढ़े कौन कौन अधिकारी होता है, दिल्ली प्रशासन पढ़ेंगे तो पहले देखेंगे कौन कौन अधिकारी, तो उसी में देखने में दिक्कत नहीं करो, क्योंकि हमको उस दिन बोला था अमीर हाजी लिख लीजिए क्या है, बाद में बात करें। वो पहला बार अमीर हाजी का पद बलवन के लिए क्रिएट नहीं किया गया था, पद पहले ही से था। और अमीर हाजी का मतलब था दरबार में शिष्टाचार नियम को फॉलो करवाना। मान ले कौन कहाँ बैठेगा, देखते हैं संसद में नियम है कि नहीं, विपक्ष कहाँ बैठेगा, प्रधानमंत्री कहाँ बैठेंगे, इन्हें ना जाकर शिक्षक लिया, नहीं जाकर मान लीजिए शिक्षक लिया, पीएम वहां बैठ गए, होगा और नियम है, समझ पाया? उन्होंने जाकर सभापति वाला शिक्षक ले जाइए, अपना नीचे से पढ़िए, चलिए। तो बोला तो फर्स्ट अमाउंट इक्वल, सब तो एक ही है, फर्स्ट अमाउंट तो बोला जाता है ना। अब क्लियर हुआ? शिष्टाचार नियम लागू करवाना। आगे बोलो, आगे हो गया, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो कुछ पूछे नहीं, इससे पहले तुम लोग पूछ देता, जो ही समय लग जाए इसमें। तो देखो बलवन की समस्या क्या है? तो बलवन के लिए जो समस्या दिल्ली से शुरू से चला हुआ समस्या है, तो यहाँ रहेगा नहीं। शुरू से समस्या क्या चल रहा है? बोलो। लेकिन तुम उसने टालने का प्रयास किया, लेकिन जो बोले थे 12 से 40 से फलाफट शुरू हो गया, क्योंकि शासक वर्ग बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, स्ट्रांग नहीं, इसलिए टाल नहीं जा रहा है। लेकिन मंगोल आक्रमण तो लगा ही, और इस काल में देखिएगा मंगोल आक्रमण बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये तो जैसे चल रहा है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि बलवन जब शासक बना है तो राजगद्दी पर बैठा है, और कहीं ना कहीं गद्दी पर कैसे बैठा है? तो पहला सुल्तान पड़ गया है। भले ही लाख बोले कि सुल्तान का नेचुरल डेथ था, जनता को मैसेज क्या जाएगा? यह एक हत्या था, हत्यारा शासक नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? इस सबसे बड़ा ये बताना होगा कि मैं हत्यारा नहीं हूं और शासक में अपने मन से नहीं बन गया, ठीक है। तीसरा समस्या क्या है? राजा का पद डायलूट हो गया, राजा के पद का वैल्यू नहीं रहा, राजा का पद का वैल्यू नहीं रहा तो क्या हुआ? राजा को लोग टालना शुरू कर दिया, तो राजा का पद का इसको वैल्यू बनाना पड़ेगा। राजा पीछे क्लियर है ना? यस सर। राजा का पद का वैल्यू क्या हुआ? कटकट क्या है सर? कटकट क्या है? इसे तो पूरे राजा का आवाज आ रही है अभी? वैसा ही कभी रुक के आती कभी नहीं। यस
ये तुम लोग माला के पढ़ लेना, बस पूरा माने को पढ़ लिया। जो सुनाई दिया ठीक है, जो नहीं सुना किताब को जो पढ़ देना। तो विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, तुम तो समझदार हो ही गए हो। तो अब क्या है, अब राजा का पद कैसे स्ट्रॉन्ग हो उसको बात करते हैं। तो इसी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा। और जो तीसरा समस्या है कि अगला वंश इसी का चले, उसका ही बात करेगा। जो तुम भी किया देखा ना, इसने राज को कैसे ग्रहण किया। और इसकी अंतिम समस्या कह रहे हैं कि चालीसावर को कैसे क्लियर है। इसी परिप्रेक्ष्य में बलवान को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे परिप्रेक्ष्य देखते हैं पहले कि भाई ये राजा की गद्दी पर बैठा था, अपना क्या था। जब राजा पर गद्दी पर बैठता है तो वो ये अनाउंस करवाता है कि राजा का पद सबके लिए नहीं, खुदा खुद चुनता है। दुल्हन की चुनते समझते हैं ना। उसके भाई कुछ पूछना भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर उत्तर प्रतिक्रिया ना क्लास लिख लेंगे। तुगलक ये खत्म होना चाहिए आप लोग का फ्राइडे तक। देखो बलमा लिख लिया हो ना, और कुछ लिखवाए हैं पढ़ा लिखो तो बलवन का क्या क्या काम हुआ। पढ़ा लिखो तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना। ठीक है। दूसरा लिखो प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार। तीसरा लिखो मंगोल समस्या, तीसरा लिखो मंगोल समस्या। और अंतिम लिखो सीमाएं। बलवन का सीमा इसका पढ़ते ना, सीमा का सीमा पढ़ लेंगे, एक लिमिटेशन है सीमाएं। पलाटी बना तो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा का स्थापना। ये पता है ना, बलवान 20 वर्ष तक वजीर, 20 वर्ष तक सुल्तान कैसे शासन किया। मतलब नसरुद्दीन मोहम्मद के समय में शासन कौन कर रहा है, कहाँ है वजीर, शासन कौन कर रहा है, ये लगभग इसका शासन का 40 वर्ष हो गया, बहुत अनुभव हो गया इसको। और शासन को शुरू से देख रहा है, तो उसके समय से ही देख रहा है, क्योंकि जब चालीसावड़ का सदस्य है तो नो डाउट बहुत योग्यता होगा तब रखा गया होगा इसको। लिखो बलवान ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से, बलवान किताब में भी लिखा रहता है, बलवान ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से, बलवान ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन, 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन, सुल्तान के रूप में शासन। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। उसके अनुसार पालन कर रही बोले रुक जाते कर्माया रक्त एवं लौह की नीति। इसका मतलब क्या होता है रक्त एवं लौह की नीति? मतलब शासन नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित करने के लिए कर रहा है। रक्त एवं लौह की नीति का मतलब होता है तलवार को प्रशासन। ठीक है। और ना
रक्त एवं लौ की नीति का मतलब हुआ कठोरता पूर्वक शासन। तलवार मतलब रक्त का मतलब क्या हो गया, जो बात नहीं मान रहा उसको हत्या कर देना और अपनी नीति को कठोरता से लेगाना। इसीलिए हुआ लोहा, लोहा जितना कठोर होता है ना, नीति उतना ही कठोरता से लागू होती है। क्लियर हुआ? एड एंड ब्लड प्रोसेस समझ में आया? मतलब अपनी नीति में थोड़ा सा ही परिवर्तन नहीं करेंगे और जो नहीं मानेगा उसकी हत्या कर देंगे। ये वह रक्त एवं लौ। देखो पहला, सुल्तान का पद, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ब्रैकेट नहीं देना तो नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई लिखेगा ना, नियामत ए खुदाई। सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या लिख दियो? नियामत ए खुदाई। कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में? ईश्वर ने हमको बनाया है। कोई ना शासन था, ना शासक नहीं बन सकता। एक लाइन ये हुआ। दूसरा नहीं, ये तो कहा क्या रहा पद को, कहानी बोल से बोला एक का एक सब कोई शासक नहीं बन सकता। दूसरा वो अपने आप को चल राजा को देवता को डाल रहा है, जो ऋग्वेद काल में दिख रहा है। और राजा का में देवता गुण आ गया तो राजा का ज्ञान नहीं मान रहे हैं, तो अगर दंड दे रहा कड़ा कड़ा तो राजा इसमें दोषी नहीं। अब क्लियर हुआ? फिर से राजतंत्र में क्या हो रहा है? देवत्व गुण डाला जा रहा है। क्या बोल रहा है? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं सुल्तान हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना। आपको नहीं चुना, आपको नहीं चुना तो लोग नहीं चुन सकता। कौन चुनेगा? ईश्वर चुनेगा। जब ईश्वर का चुना हुआ आदमी है और उसका बात नहीं मानिएगा, बड़ा मुश्किल। कोई खलीफा, कोई पैगंबर, पैगंबर कौन थे? खुदा के दूत थे। तो उन्होंने उसको चुना है, तो अब मैं भी तो संदेश वाहक हूँ, मैं भी उतना ही पवित्र हूँ। नहीं समझ में आ रहा है? जो राजा में देवत्व डाल रहा है। क्लियर हुआ? कठोर अगर शासन करें कोई विरोध नहीं कर। दूसरा लिखो, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक। निरंकुश मतलब क्या? जिस पर अंकुश नहीं हो, मतलब उलेमा का बात नहीं मानेंगे, उसका बात नहीं मानेंगे, हमको जो होगा वही, हम पर किसी तरह का अंकुश नहीं हो। शाहनामा याद आ रहा है? शाहनामा फिरदौस क्या क्या काल्पनिक कहानी सुनाया है। फल्ला वंश का शासक था जो इतना वीरता लिया। आप देखे होंगे राजपूतों ने भी अपना उत्थान क्या बोला? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? शाहनामा में जो एक शासक का वंश का वर्णन किया है, मैं उसी का वंशज हूँ। आप अगर मुझे गुलाम समझ रहे हैं तो तुम उसका गलत समझ रहे हैं। गुलाम तो मैं इधर बन गया, लेकिन मैं साधारण वंश परंपरा से नहीं हूँ, मैं बहुत उच्च वंश परंपरा से। देखो दूगो लिख लिया था जो तीसरा में नंबरिंग मत करना, एडोल कर। इसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित, इसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब, इसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश, इसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश, निकले बना अफरासियाब वंश तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया, तथा शासन को
ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित, शासन को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित। देखो ये अपने आप को शाहनामा वर्णित शासक का बताना है तो मान रहे हैं, लेकिन ईरानी आदर्श के रूप में तो शब्द कर रहा है, ईरानी में तो साबित कर रहा है। वहाँ ईरान के शासक भी अपने आप को पूरा बात मान रहे थे, नहीं देखो, ईरान हमेशा से इस्लाम जगत के लिए आदर्श रहा, जो होगा सही हो। देखिएगा मोहम्मद गजनवी भी वही चाह रहा था ईरान जैसा कुछ करे, मोहम्मद गौरी भी वही चाह रहा था, तो बोला हम ईरान जैसा बड़ा प्रदेश जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन जो ईरान में जो परंपरा चल रहा है वही चाहते हैं। अब दिक्कत क्या है, ईरान जो है वो शिया कंट्री है, ये लोग क्या है सुन्नी है, थोड़ा सा तो विवाद हो जाएगा, बलवंत अपने स्ट्रॉन्गता का सारा चीज लागू कर दिया, जैसे सिजदा पापोस बोले बेटा मार के चला गया, बच्चा सबको देखे हो कहाँ एक बाबू ये सुना शुरू हो जाएगा, मछली जल की रानी है, उसका माँ बाप ने इन्हें पूछा है, बाबा बुला बाबा बुला कुछ पूछे जो याद कर रट के लिए लिखते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में कि अंग्रेजों ने बहुत कड़ाई से भारतीय सैनिक को अनुशासित किया, उन्हें नई क्या कहते हैं उन्हें अनुशासन की सीख दी, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सैनिकों ने सारी शिक्षाओं को फूंक मार के शानों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर विद्रोह। वही हाल है आप लोग, हड़प्पा से शुरू हुआ और बलवन तक पहुंचे, एक ही चीज सिखाते थे बड़े सुनो, आप लोग उससे मतलब जो याद है बोल के निश्चित सर हो गया, आपको जो बोलना बोलिए, वो मालूम लगता है नहीं। सुनो सिजदा, सिजदा का मतलब घुटना पड़ बैठना, नील डाउन करने से बोलते, नील डाउन मतलब घुटना, घुटना के दर पे किसी को सलाम करना, सलाम मतलब प्रणाम होता है इसमें, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये परंपरा गैर इस्लामिक, ये परंपरा गैर इस्लामिक इसलिए है कि इस्लाम कहता है कि सिजदा सिर्फ खुदा के दरबार में हो सकता है, और क्लियर है, इसलिए ये गैर इस्लामिक, क्लियर है। लेकिन बलबन ने क्या किया, मेरे दरबार में कोई आएगा बल्कि वो सिजदा करे, तो अभी तो दिमाग बैठ जाएगा भाई भगवान ही जैसा है ऐसा ही ट्रीट करो। दूसरा होता है पागोश। पागोश का मतलब क्या होता है, जैसे हम देख होंगे अंग्रेज बड़े सब देखते हो, फिल्म देखते होंगे, अंग्रेजों का देखिए ये फल देखते होंगे, हाथ चूमता है, आजकल क्या फैशन हो गया, देखिए शादी के बाद तो कैमरा वाला होगा, आएगा बोलेगा ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे माला पहनिए, तो देखा वो बैठ जाएगा, इसका हाथ पकड़े रहेगा, और पूंजीपति वाला क्या है, पैसा कैसे निकाले, पूंजीपति के तो हर चीज में आपदा में भी अवसर खोज लेता है, बेच के निकल गया क्या जो भी हो, तो वही हाथ चुमना, यहाँ हाथ चुमने का बात नहीं कर रहा, पैर चुमने गए पावोश किए, तब बोला बलवन पूछो क्या बात, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। बलवन बोला वहां बैठेगा, हम तुम्हारे बराबरी में नहीं है, एक तरीका है मिलने का, क्लियर है, जो कि नहीं करेगा तो थोड़ा लगा फरमाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मिल लो वो पहले क्या होता है, सब बड़ा बैच गाना काटे ना, चुप हाथ उठाओ कर, धीरे सब लाइट हो गया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो पहले डर पैदा करना पड़ता है। बलबन सबसे पहले किसका पद का डर पैदा करा है? सम्राट के पद का। क्योंकि इससे पहले सम्राट का पद डायलूट हो गया है। हम लोगों के दिमाग क्या है? सम्राट का तो है। समझ पा रहा कि नहीं? देखो इसके अलावा क्या होता है, एक त्योहार है नौरोज, जो ईरान में मनाया जाता है और इसको भी सुन्नी लोग गैर इस्लामिक मानता है, इनको भी शुरू करवाते हैं। इसने सिजदा और पावोस की प्रथा को, इसने सिजदा और पावोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू करवाया। इसने सिजदा और पावोस की प्रथा को अपने दरबार में शुरू करवाया, जो मूलतः ईरानी प्रथा था, जो मूलतः ईरानी प्रथा था। और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता, और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता, तो रखिएगा, और जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता। इसके अतिरिक्त इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा भी आरंभ किया। इसके अतिरिक्त इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा भी आरंभ किया। ठीक है, देख रहे हैं थोड़ा पैराग्राफ बड़ा करवा रहे हैं आप लोग, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गया है। आप खुद से देखते हैं, पहले आप लोग जब हड़प्पा पढ़ते थे कोई वर्ड पकड़ लेते थे इसका मतलब क्या होगा, हम क्या बोलते थे पूरा पैराग्राफ पकड़ोगे तो समझ में आएगा। तो आपका इतना अंडरस्टैंडिंग आ गया, आपको लगता नहीं विकास, लेकिन हमको दिखता है विकास। अब आप पढ़ते हो तो पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करते हो, पूरा तब अर्थ लगा कर प्रयास करते होंगे, यही अंतर है। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखे, और दिखता है क्योंकि सीखने का प्रोसेस इतना टफ है ना, लोगों को पता नहीं चलता परिवर्तन। बारिश होता तो पता चलता बारिश हुआ है, ना ओस गिरने का आवाज होता है ना सुनने का आवाज। छात्र लगता ही है, लेकिन आप लोग का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा किताब पढ़ने में। ये तो देखिएगा इसका जो लैंग्वेज है किस तरह का, सीधा लैंग्वेज क्या, कविता वाला लैंग्वेज, वादियों में घूम रहे, लग रहा है हिंदी लैंग्वेज है ही, अरबी और फारसी मिला के दिया हुआ है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है थोड़ा बहुत। ठीक है, सुनो, बलबन तो ये लागू करवाया, अब बलबन खुद गंभीर वो कहता है जब से बलबन शासन में बैठा कभी शराब नहीं पिया। लगेगा शराब पिए रहेंगे तो मान लीजिए किसी दिन रिलैक्स रहेंगे, मजाके करने तो हमसे मजाक करने लगेगा, और महाराज कल तो बड़ा अजीब बना है। ठीक है, तो कभी ये शराब नहीं पीता है, और विशेषता क्या है, ये बड़ा कठोरता से नियम रखता है। तो देखिएगा नियम क्या होता है, कभी गवर्नर सबको निकलते देखे या नीतीश को निकलते देखे हैं, सीएम आवास निकलते किसी को देखे हैं, सारा ट्रैफिक पुलिस रोक देता है कि नहीं। और उस दिन जो ट्रैफिक पुलिस को लोग बढ़ा देते हैं 50 रुपए लेके छोड़ दीजिए, छोड़ता है। जैसे ही भागो 4 पुलिस में जरूर का पकड़ के मारना शुरू कर देगा, उसको नौकरी बचाना होता है, 50 उसका नहीं चले। वो आता बलवा जब चलता था तो इसका जो अंगरक्षा के नंगी तलवार लेके घुसा पाले, जब बलवन एंट्री कर रहा है, सब खड़ा है, बलवन बैठा, कुछ लोग के लिए बैठने के लिए हर जगह दिया उसका वो पोस्ट है, कुछ लोग खड़ा रहेगा, समझ पा रहे कि नहीं। तो एक गंभीर माहौल दरबार में है, अब सब कोई सोचो बचकाना हरकत कर दे, सब कुछ नहीं होगा। अब बलवन खुद बचकाना हरकत बचना चाह रहा है, तो प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक बलवन कब गद्दी पर बैठ रहा है जी? 66। ठीक है, 40वां वर्ष कब बना होगा जी? तो काल का वही पता है, ये प्रारंभिक काल में 1617 तक कितना साल हो गए बने हुए इसको? यहाँ से 16 घटाओ ना, जब बच्चा है
50 साल 50। 50 साल 85 साल ना हुआ। यस। अब मान लो जो उस समय जो 40 साल का रहा होगा और 90 साल का हो गया होगा क्या? उस समय जो 30 साल का रहा होगा कितना हो गया होगा? 80 साल का हो गया होगा। स्वाभाविक है चालीसा के अधिकांश लोग तो मर ही गए होंगे और जो बचे होंगे वो बलवन के प्रभाव में विरोध करना नहीं चाहेंगे। इसके लिए चालीसा का दमन बहुत बड़ा दमन। और क्लियर हुआ? ये चालीसा की जगह कोई खड़ा होने वाला नहीं। इसने चालीसा दल का दमन, इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत को नहीं। समझ में आया बात का है? इसने चालीसा दल का दमन, ठीक है। दूसरा लिखो, देखो अभी तक क्या बोल रहा है हम लोग पढ़ेंगे। दीवाने बिजाड़, दीवाने बिजाड़ मतलब क्या? वजीर का विभाग। और वजीर का विभाग ही सेना काम देख रहा है, लेकिन ये क्या किया है? दीवाने बिजाड़ से क्या किया? सेना का काम छोड़ दिया, बोला एक अलग विभाग बना दिया, तुम्हारे दीवाने और इसने सैन्य विभाग को, नेक्स्ट, इसने सैन्य विभाग को दीवाने बिजारत से अलग किया, जो दीवाने अर्ज कहलाया, जो दीवाने अर्ज कहलाया, जो दीवाने अर्ज। इसने सैन्य विभाग को दीवाने बिजारत से अलग किया। बिजारत यानी तो वजीर का विभाग, अलग सारा विभाग पढ़ेंगे हम लोग। दीवाने बिजारत से अलग किया, जो दीवाने अर्ज, इसने अर्ज किया है। अर्ज या आरिज भी बोलते हैं इसमें। दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज कहलाए। नेक्स्ट देखो तो, इसने गुप्तचर विभाग का निर्माण किया, इसने गुप्तचर विभाग का निर्माण किया, इसने गुप्तचर विभाग का निर्माण किया, जो बरीद ए मुमालिक कहलाए, जो बरीद ए मुमालिक कहलाए, जो बरीद ए मुमालिक, जो बरीद ए मुमालिक कहलाए। मालिक लिखते हो ना, शायद मुंह लगा देना, मुमालिक, जो बरीद ए मुमालिक कहलाए। बुक पढ़ोगे, बुकलेट पढ़ोगे, सब में टर्मिनोलॉजी दिया रहता है, अगर पढ़ रहे हो तो दिक्कत नहीं हो। सुनो, अभी तक समस्या क्या था? एकता प्रणाली में जब भी पूछता था क्या बचा है, क्या बोलता था? कुछ बचा उचा नहीं, आप ही पैसा भी। बलवन जब आया तो बोला एक्चुअली पहले क्या था, वो भी इकतादार कोई अधिकारी है, भी कोई अधिकारी है, दोनों से टिक कर लिया, पैसा खा लिया, मुझे जट नहीं। बलवन क्या बोला? देखो को बचा चाहे नहीं बचा कैसे बुझाएगा? हिसाब रखें तब ना। एक व्यक्ति को रख दिया जो हिसाब रखो, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, जिसका काज नहीं ना बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखो तो इसने एकता की आय व्यय की जांच के लिए, इसने एकता की आय व्यय की जांच के लिए, इसने एकता की आय व्यय की जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति, ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति। इसने एकता की जांच, एकता की आय व्यय की जांच के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की हम एक बार व्यय और खर्च मंत्र बताया था ना? यस। बताया था लोग व्यय और खर्च मंत्र। इसको व्यय बोलते हैं, इसको खर्च बोलते हैं। मतलब क्या होता है तो तुम लोग बताओ, व्यय और खर्च में क्या अंतर? कुछ भी नहीं, क्या अंतर बोलो? सब खर्च हो गया, सब जो कार्य होते हैं स्वयं कार्य किया जाता है, और सब का व्यय हो गया जो सब सामाजिक कल्याण वगैरह सब के लिए हो सकते हैं। और तो स्त्री पुलिंग बहुत गलत दिखता है।
सर आप इतना तेज की बात नहीं थोड़ा सा तो कितना तेज खिलाएगा तो पता चलेगा। ये स्पेलिंग देखे हैं कि पॉजिटिव सेंस में लो, ये नहीं दीवार भी गलत लिखोगे कि सीमा भी गलत लिख दी हो, हां सर थोड़ा सा गलती करते लिखा बहुत अंदर लिखा। हाँ बोलिए, मेरी हिंदी खराब है, इतनी खराब नहीं है, ठीक है बात, लेकिन सर तेजी के चलते थोड़ा हो जाता तो ऐसे रहेगा। चल दूसरा बोली तो बड़ी बात नहीं। खर्च और व्यय में क्या अंतर है? निवेश किसको बोलेंगे बाबू? तो माथा खराब कर देगा। अगला बार से जैसे वो लैंड रिकॉर्ड हम बोलिए और किताब की तो आपका स्टेटमेंट तो अगर बोलते जी मन कर कोशिश करिए लो समझ पा रहे तो दिक्कत कहाँ होता है। बोलते रह गए, थक गए, पढ़ गए, पढ़ो बाबू योजना पढ़ो। तो बोला तो योजना पढ़ ली, ये तो कहाँ पढ़ रहे हैं? वाला जो आरएस में पढ़ता था पढ़ ली, सब कुछ में कहाँ पढ़ रहा है? उसका आगे का बात कर रहे हैं। सुनो, जैसे आप लोग जब आते हैं, आप लोग रेंट दे रहे हैं, ट्यूशन फी दे रहे हैं, गुडी का जो पैसा लगा रहे हैं, वो क्या वही सिनेमा देख रहे हैं, रोज होटल में जाकर पार्टी कर रहे हैं, क्या है? तो व्यय क्या है? व्यय को आप नहीं रोक सकते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्यय तो होगा ही, आप खर्च को समझ में आया ना? तो क्या बोल रहा है इसने? आय व्यय की जांच के लिए फायदा नाम अधिकारी के लिए, ताकि व्यय है कि खर्च है पता चले। क्लियर हुआ? आगे लिखो। अपलवन क्या बोलते हैं? आयरन एंड ब्लड। आयरन एंड ब्लड क्या है ना कि अब बंगाल में विद्रोह होने की परंपरा नहीं, हमेशा विद्रोह होता है, होना भी चाहिए। आयुर्वेद में बंगाल दिल्ली का विरोध में रहा है, आजादी के बाद से बंगाल दिल्ली के विरोध में ही रहा है, यहाँ भी दिल्ली के विरोध में ही है। मुगलों के समय देखिए वो भी विरोध में रहेगा। आज परंपरा आज बनी हुई है, पूरी बात नहीं है। तो अब ये बन रहा है कि बंगाल में विद्रोह, अब ये बंगाल में विद्रोह दबाता है लेकिन बड़ा क्रूरता से दबाता है। वहां का जो विद्रोही है उसको बोलता है, वहां बांध करके सीधे बोलता है थोड़ा से घसीटते हुए दिल्ली तक लाए। मर तो गया रास्ते में, घसीटते हुए जब लाया तो जहां जहां से घुसटाया होगा लोग बोला बाप रे विद्रोह। तो बड़ा क्रूरता से दमन कर रहा है। देखो जब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत क्रूरता आ जाता है ना, बहुत दिन सच्चाई यही एक तो तुम उसने भी शासन किया, इससे बड़ा शासन था, लेकिन बहुत क्रूरता का परिचय नहीं। देखोगे अलाउद्दीन खिलजी भी आएगा, बड़ा साम्राज्य निर्माण करेगा, इतना क्रूरता का परिचय नहीं। मोहम्मद तुगलक एक बड़ा साम्राज्य निर्माण करेगा, अकबर इतना बड़ा साम्राज्य बनाएगा, अकबर से बड़ा बनाएगा, अंतर विद्रोह में टूट भी जाएगा, लेकिन इतना क्रूरता का परिचय। बाबर भी देखोगे, मंगोल तैमूर को जब बात करो, तैमूर क्या कहते हैं? चंगेज खान एक बहुत बड़ा बंदे, इतना क्रूरता देगा तो थोड़ा देर तो स्थिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छा चीज नहीं बोला। दूसरा चीज क्या करता था? अपने अधिकारियों को भी कठोर करते। अपने अमीरों एवं विद्रोहियों को कठोर दंड देता था। अपने अमीरों एवं विद्रोहियों को कठोर दंड देता था, जिसका उदाहरण है बंगाल का सूबेदार तुगड़िल खान। बुक में पढ़ो क्या पढ़ता है? बुगुसुद्दीन का उपाधि ले लेता है, अलग सुल्तान बन जाता है, वो कम सुल्तान है। तो ये तुर्क के समय भी हुआ था ये चीज। क्लियर है? क्या बोले सर? सुविधा
इससे अपने अमीरों एवं विद्रोहियों को कठोर दंड देता था। इसका उदाहरण है बंगाल का सूबेदार तुगड़ी तुगड़ी तू ग र हर्षिका ल तुगड़ी तुमने पढ़े हो क्या? तुगड़ी खाने दिया बता तुगड़ी खाने चर्चा नहीं किया बुक में क्या होगा? सुनो क्या कर रहा है तुगड़ी? हाँ ये क्या कर रहा है ना, एक उपाधि ले रहा है, गुस्तीन के नाम से उपाधि ले रहा है और खलीफा से बोला हमने मान्यता प्राप्त कर लिए हैं और हम यहाँ पे स्वतंत्र शासक, ठीक है। और बंगाल का स्वतंत्र शासक मिलके स्वतंत्र शासक का बिहेव करना शुरू कर दिया है, जो जाता है इसके विद्रोह को दबा। मंगोल मंगोल तो दो तरह से समस्या निपटाया जाता है, एक होता है कूटनीति द्वारा, एक होता है युद्ध। समझ पा रहे कि नहीं? कूटनीति द्वारा मतलब क्या, वार्ता करके सब क्या सकता है बहुत चीज को, और बहुत सारा क्या है युद्ध करना है। मंगोल के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनसे वार्ता नहीं करते। वार्ता इसलिए करते बात करने ऐसी बात नहीं है, वो इतना मतलब इतना भाग में बटे हुए हैं कि दो वो से बात कर लिए, उनका जो एग्रीमेंट आप मान लिए, दूसरा अटैक कर देगा, चौथा अटैक कर देगा। कोई एक नेता हो तो बात करे, समझ में आया बात? इसलिए पहला प्रयास करता है कि कूटनीति द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करे। उसको पता है अपना लिमिटेशन कि मंगोलों के सामने हमारी सेना बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये क्या हो रहा है, तू उनको रोक लेता है, तीसरा बना के अटैक करके चल देता है, चौथा अटैक करके चल देता है। तो अब ये चीज फेल, तो अब क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा है, वो दुर्गों की श्रृंखला बना रहा है। दुर्ग याद आ रहा है आपको? दुर्ग क्या हो रहा है, सैनिक रास्ता पर। अब मंगोलों का आने का रास्ता तो फिक्स होगा ही, गोलंदरा से या खैबरदरा से घुसेंगे, हिमालय पर चढ़ के तो नहीं आ जाएंगे। समझ पा रहा है ना? तो उनका रास्ता, उस रास्ता में दुर्गों का श्रृंखला बनाता है, तो एक कई दुर्ग बनाता है, वहां पर सैनिक है। अब वो जो मंगोल घुसेंगे तो वहां पर दुर्ग पर विरोध किया जाएगा इनका। और मंगोल की दिक्कत क्या है, मंगोल क्या कहते हैं, जितनी तेजी से घुसते उतना देश से लौट जाते हैं। मंगोल छापा मारे उनके एक्सपर्ट है, खुले मैदान के उनके एक्सपर्ट नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा ऐसा बात नहीं, क्योंकि जो पहला सीमा है काबुल गजनी का अंधार वाला सीमा, वो तो खुला हुआ है और वहां पकड़ा रहता तो रोका जा सकता था, ठीक है। तो अब उसके बाद का जो सीमा है, याद आ रहा, लाहौर मुल्तान दीपालपुर याद आ रहा है। तो बलबन का दो पुत्र है, एक का नाम है महमूद और दूसरा का नाम है बुगड़ा। एक का नाम है महमूद, दूसरा का नाम क्या है, बुगड़ा। बलबन क्या करता है, बलबन का देखो विजन कितना आगे का है, और देखिएगा वही होता है जो सोचता है, आगे देखिए वही हुआ जो होता था। बलबन को लगा कि भारत पर वही शासन कर पाएगा जो उत्तर पश्चिम सीमा से आने वाले आक्रमणकारी को रोक दे। भारत में अभी उतनी बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि इसका विरोध, उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण को जो रोक पाएगा वो भारत पर शासन करेगा। तब समझ डेवलप हो चुका है। तू क्या करता है, अपना बेटा जो है महमूद, उसको सोचता है कि उसी वही शासन करेगा, तो दो फ्रंट बनाता है, एक फ्रंट पर रखता है, एक सीमा पर रखता है अपने पुत्र महमूद को, दूसरे पर रखता है बुगड़ा। मंगोलों के तीव्र आक्रमण क्या होता है, महमूद जब महमूद पड़ जाता है तो बलबन बोलता है कमजोर हो गया। बलबन वास्तव में रोता नहीं है, किसी सामने अपनी कमजोरी व्यक्त नहीं करता है, इतिहासकार लिखते हैं, समकालीन इतिहासकार, बलबन अकेले में फूट कर जो अंततः बलबन नहीं पड़ जाता है। और दूसरे फ्रंट पर जो था बुगड़ा खां, उसको क्या किया गया, उसको बंगाल भेज दिया, जाओ बंगाल को संभालो, बंगाल दूर है और एक धनी प्रांत है, इसको छोड़ देंगे तो विद्रोह हमेशा होता है। इसलिए वो क्या किया, तो अपने पुत्र बुगड़ा खां को भेजा किया, ये तो विरोध नहीं करेगा। तो जब बलबन मर जाता है तो बोला मैं शासन में कौन है, तो बुगड़ा खां को बोला गया आप भी आ जाओ, जो महमूद तो मर चुका है। तो लेकिन बुगड़ा खां कार कर देता है और बुगड़ा खां का पुत्र जो है तो खूब आबाद
उसको लगे कैकुबाद। अब कैकुबाद का ट्रेनिंग किसके अंडर में हुआ है? बलवन के अंडर में। बलवन बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का आदमी, तो पहला बार शराब देखता है, बोलता है मेट बॉडी लगता है, व्यक्ति लालच करने लगता है, लालच करेगा तो उत्तर पड़ जाता है, पड़ नहीं जाता। अब उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है महमूद पड़ गया है, इसकी जिम्मेदारी किसी को देगा? और उत्तर पश्चिम सीमा पर जिम्मेदारी देता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का नाम सुना है ना? जलालुद्दीन का नाम सुना है ना? जलालुद्दीन खिलजी उत्तर पश्चिम सीमा पर है, रक्षा भी कर रहा है। लेकिन जब दिल्ली आता है तो लगता है यहाँ तो गजबी आसान है जिंदगी जी, शासक भी उतना योग्य नहीं, अमीर लोग भी उतना योग्य नहीं, और ये क्या करता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और खिलजी वंश की आगे खिलजी आगे नहीं अभी याद रखा। उन का बैच उनका सबसे लास्ट शुरू हुआ था, सबसे बड़ा उनका बैच 20 अक्टूबर को। ठीक है ठीक है ठीक है तो कैसे आप नहीं चलिए एक्चुअली क्या है, मेरा मानना बहुत जल्दी पढ़ाने में समझ में आया तो फिर कचरा हो जाता है, और आपको कुछ पढ़ देना भी नहीं था, उसको देना तो बाद खत्म कर देते हैं, इतना देना भी नहीं। फिर चलिए मंगोल निबड़ा लिया है उत्तर पश्चिम सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, उत्तर पश्चिम सीमाओं पर मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया। एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया और 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण किया और 2 सुरक्षा पंक्ति बनाई। पंक्ति लिख लिया ना जी, 2 सुरक्षा पंक्ति, 2 सुरक्षा पंक्ति श्रृंखला समझा। दुर्ग मतलब एक दुर्ग ने कई दुर्ग बनाया, वहां बच गया, फिर आगे बढ़ा, फिर पड़ा, फिर नहीं तो गेम में स्टेजेस पड़ता है, ये स्टेज का आदि स्टेज पार करता है, वही वाला श्रृंखला का नाम इसको लाहौर, मुल्तान और दिपाल। चर्चा की थी पढ़ा, लाहौर, मुल्तान और दिपाल, लाहौर, मुल्तान और दिपाल, लाहौर, मुल्तान और दिपाल। एक ही सीरीज में लाहौर, मुल्तान और दिपाल। ये देखो यहाँ इसने अपने पुत्र मोहम्मद को तैनात किया, यहाँ उसने अपने पुत्र मोहम्मद को तैनात किया, परंतु यहाँ उसने अपने पुत्र मोहम्मद को तैनात किया, परंतु मंगोलों के आक्रमण में, मोहम्मद मारा गया, मोहम्मद मारा। जिसका असर बलवन पर हुआ। तुरंत सदमा लगना समझते हैं ना, जिसका असर बलवन पर भी। क्योंकि बलवन महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, बलवन महमूद को अपना उत्तराधिकारी बनाना। क्लियर हो गया ना? बलवन महमूद को अपना उत्तराधिकारी, मोहम्मद बोलने पड़ रहा है, मोहम्मद नाम, महमूद नहीं, मोहम्मद
महमूद ने मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी बनाना। नेक्स्ट दोस्तों, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत शासक को देखेगा। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद, कहेंगे मोहम्मद क्यों, कहेंगे मोहम्मद क्यों, घबराइएगा मत। अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया। अगला एक सिर्फ ये हो गया। दूसरा लिखो, सुनाम समाना और भूतिंगा। सुनाम समाना और भूतिंगा। सुनाम समाना और भूतिंगा। यहाँ बलवन ने अपने पुत्र बुगड़ा खां को तैनात किया। जिसे बाद में बंगाल का प्रांतपति बनाया, इक्तादार बनाया। जिसे बाद में बंगाल का इक्तादार बनाया। नहीं तो सीमाएं। अमीर खुसरो और अमीर हसन तो एक ही आदमी का नाम था ना? एक ही आदमी नाम है जी सर, पढ़े अमीर खुसरो या अमीर हसन एक ही आदमी नाम है। एक ही नाम है। पढ़े लुसेंट के सर। देख लीजिएगा दूसरे सोर्स पे देख लीजिएगा, ये कोई भारी जरूरत नहीं है। और सोर्स पे देख लीजिएगा, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में देखें तो पूरा पूछना होगा। अगर आप बोलते एनसीईआरटी में देखे हैं तो पूछना होगा जरूर जाते हैं। बाकी कोई सोर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे बीपीएससी का केस भी हुआ था, बोला यही और जो केस हुआ जिसमें डेटा 105 गया था, वकील से पूछा था आपका जो डेटा है कहाँ से डेटा है, तो बोला था कि लूसेंट का डेटा। विरोधी लड़का पूछा था आप जो डेटा बोल रहे हैं डेटा कहाँ से क्रॉस करते हैं, बोला एनसीईआरटी डेटा। तो कोर्ट बोला कि देखिए एनसीईआरटी भारत सरकार की कानून है, उसी को तहकीर माना जाए, इसी प्रकार से नहीं माना। उसके बाद देखोगे तुम बुक में क्या करता है ना, लूसेंट में क्या करता है स्टडी से बचने के लिए, जहाँ डेटा का दिक्कत लगता है उसी देता है एनसीईआरटी। इतना कि नहीं देखो कि नहीं, पुरनका में सब प्रथा नहीं हुई, जब उस पर प्रश्न लग गया तब ये प्रथा। तो अगर किसी और बुक में देखे हैं, अगर एनसीईआरटी से देखे तो हो सकता है, लूसेंट में देखे बढ़िया और देख लीजिए, ठीक है। क्या लिखा है? ये बलवन या अपनी नीति के क्रियान्वयन में अत्यधिक क्रूरता अपनाता। यह अपनी नीति के क्रियान्वयन में अत्यधिक क्रूरता अपनाता। अब देखो दूसरा कमी क्या है, सबसे बड़ा कमी क्या है? ये क्या बोलता था? तुर्क में क्या बोलता था? इलबड़ी बोलता था। तुर्क में भी सब कोई योग नहीं मानता था, जो तो मानता था इलबड़ी। अब जनजातीय प्रणाली है, अब योग्यता के जगह आप उसको मानिएगा, तस्वीर भेद मानिएगा, तो बाकी किसी को योग नहीं मान रहे हैं। जब बाकी किसी को योग नहीं मान रहे हैं, प्रशासन चलेगा।
इतिहासकार इतने शब्दों में खुद लिखता है, जब मैं किसी नीच कुल के लोगों को ऊंचे पद पर देखता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है। और देखोगे बलबन ने बहुत लोगों को बर्खास्त कर दिया था, इसलिए कि ऊंचे कुल के नहीं। और कुल का मतलब क्या, मतलब ये लोग स्पेशली बोल रहा है किसका, अपने जनजातीय कुल का बात कर रहा है, जैसे कि बड़ी तुर्क। तो तुर्क में भी दो पार्ट हो गया, एक जनरल तुर्क है, दूसरा क्या हो गया, बड़ी तुर्क। समझ में आ रहा है? भारतीय मुसलमान को स्थान ही नहीं दे रही, देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से जो क्लास शुरू हुआ है रूस बना रहेगा। यह तुर्की नस्लवाद पर विशेष जोर देता है, तुर्की नस्लवाद पर विशेष जोर देता है। अगला हेडिंग बना तो याकूबा, तुर्की नस्लवाद पर विशेष जोर देता है। अगला हेडिंग बना तो याकूबा। देखो बात है, छोड़ दीजिए लिखना लिया क्या बोल रहे थे? तो याकूबाद का अभी बता ही दिए हैं। याकूबाद का क्या है, लालच को बड़ा कठोरता से बहुत डिसिप्लिन में हुआ था। पहला बार डिसिप्लिन खत्म होगा तो दिक्कत तो होगा ही, वही दिक्कत के साथ हुआ। और ये लोग अमीर है, उसको लगा कि इसको मार कटाया जा सकता है। अमीरों के एक गुट के नेता मलिक फिरोज जलालुद्दीन, लीजिएगा जलालुद्दीन मलिक फिरोज याकूबाद की हत्या करके गद्दी पर अधिकार, याकूबाद की हत्या करके गद्दी पर क्या वो बहुत लंबा नहीं रहता है, ठीक है? हाँ क्यों बड़ा क्लियर, हाँ बोल रहे हैं, हाँ जीवन अंतिम शासक का पूछेगा तो अपना टाइम है ना। ओके अच्छा, तुम लोग को क्वेश्चन बैंक देख के नहीं लगता है कि एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं पूछता है? तुम लोग नहीं लगता है कि एग्जाम में एक्सेप्शन नहीं पूछता है? और तुम लोग एक्स्ट्रा केयर नहीं करने चाहिए बेटा, एक्सेप्शन ही ज्यादा पढ़ते, मेन चीज छूट जाता है। देखो किसी भी एग्जाम में देखना, किसी भी एग्जाम में होता क्या बेटा, तो फलावर तैयारी करना शुरू करता है, उसको क्या लगता है ना, फलावर तैयारी करना शुरू करेगा, उन लोग क्या लगेगा ना, 150 क्वेश्चन है, यूपीएससी का छात्र बात करेगा, 10 क्वेश्चन कहाँ से आया, क्वेश्चन सेंटर को भी नहीं पता, उसे दे दिया, ठीक है? और 10 क्वेश्चन ऐसा है जो विवाद में फंसेगा ये ऑप्शन देने के बाद, लेकिन 120 क्वेश्चन ऐसा है जो बनाने वाला, एकदम देखिएगा बच्चा लोग क्या करता है, ये 10 क्वेश्चन है ना, और एक 10 क्वेश्चन अपने हिसाब से इसी 2 क्वेश्चन की तैयारी में लग, इससे क्या होता है, जो आने वाला क्वेश्चन होता है वो भी नहीं, ये नोट किया आप लोग की नहीं। और जो कम्पीट करने वाला बच्चा होगा, लेकिन उसको पता है क्या पढ़ के निकलने, उसे मैं क्यों देखने के लिए बोलता है, जो भी इंटरव्यू देता है या जो बनता है, हम लोग क्या बोलते पढ़ाते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन पहले तो बोलते हैं कुछ टाइप का आइडिया हुआ। जैसे तुम लोग 600 से 1200 के इतिहास पढ़ते लोग, एक वंश, एक वो करना था कि नहीं, चलिए ये बुक में ही दिया, ये बुक में वो दिया, वो दिया, वो बुक तो अपना विशेषता लिखेगा, या बीबी दी है, इनका एग्जाम में उससे पूछता है,
अच्छा, संभव है जहां इतिहास काढ़ी नहीं दिक्कत है वहां आपको संभव है पढ़ लेना। क्या गलत बोल रहे हैं? तो सबसे पहले ना 130 क्वेश्चन का तैयारी सबसे पहले, ठीक है। और एक बार ये निकल गया तो मेंस कैसे देता है, मेन उसी का मार्क्स होता है। देखिएगा बिहार में खास हम लोग पढ़ा रहे हैं 90% बच्चा इसी चक्कर में है। और आपका काम है पढ़ना, आपका काम ये नहीं क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। वो आइडिया कब होगा जब आप पूरा पढ़ लेते, पूरा पढ़ लेते। अगर बच्चा के हाथ में पैसा डाल दिया जाए, बाबू घर चलाओ, कैसे घर चलाएगा वो? एक बड़ा कॉलेज जाके वो क्या कहते चिप्स ले आएगा, एक बड़ा 5 स्टार बोलेगा खाओ, तुम लोग भी खाओ, हम भी खाएंगे। समझ पा रहा है कि नहीं? जो क्वेश्चन सेट करता है किसी एग्जाम को लेके इतना भी बेवकूफ नहीं। उसको हड़प्पा से एक ही क्वेश्चन पूछना हर साल, तो क्या ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो बच्चा को आए भी नहीं? क्या देखो क्या क्वेश्चन पूछता है जो उत्खनन में मिल रहा है, जो मेंस पार्टी से मजबूत होता है। तो पूछा चाहते हो कि सर सब लिखा दे उसमें लाइन से, दिखा देंगे कल कंप्लीट करेगा, इसीलिए क्वेश्चन नहीं होता है। अच्छा, किताब जो बोलती इतिहास जो पढ़ रहे हो किसी एक स्रोत के आधार पर नहीं पढ़ रहे हो, 50 तरह का स्रोत है, उसमें जो ऑथेंटिक राइटर होगा उसी का चलेगा, किसी और का चलेगा। अगर हमको बोलोगे सतीश चंद्र से बढ़िया किताब लिखा जा सकता है, लेकिन क्या सरकार हम पर विश्वास करेगी? हम पर विश्वास करेगी? अब समझ पा रहे हैं आप जो बोल रहे हैं। इसलिए पहले कोशिश कीजिए ना, पहले होलिस्टिक पूरा पढ़ लें। दूसरा स्टेप होता है क्वेश्चन देखिए, और थर्ड स्टेप में सोचिए क्वेश्चन ऐसा ही क्यों पूछता है। यदि ये सोचना शुरू कर दीजिएगा उसी दिन कंप्लीट। आप लोग फर्स्ट स्टेप में पढ़ते नहीं है और सेकंड स्टेप हो जाकर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इससे क्या होता है, आप भी परेशान होते हैं, लोग भी परेशान होते हैं। चलो तुम्हें लोग बोले क्या मुंह से, अब बताओ कुछ किया है? दिल्ली सल्तनत से 3 क्वेश्चन बनता है, वो तुम उसको नहीं पूछेगा जो किया है, बलवन को नहीं पूछेगा जो किया है, तुगलक में मोहम्मद तुगलक ने नहीं पूछेगा जो कुछ किया है, वो क्या मुझसे को पूछेगा? कांग्रेस तो पूछेगा, अभी तो क्या पूछेगा, अंतिम शासक कौन? क्या समझ पा रहा है कि नहीं? अभी आप लोग से पूछता है तो लोग पूछता है क्या किए, क्या कर रहे हो, ये पूछता है तो बोलता है तेरे पिता ने बनाया था। तुम लोग नहीं बोलते पागल के बोले हमसे पूछो 10th में कितना नंबर आया था, 90% लाए थे। बोलते हो कभी क्या? वो अभी क्या कर रहे हैं उसे जो लगा लेते क्या मतलब 10th 9th में क्या रहा होगा, बोलेगा ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। समझ में आओ कि यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए लोगों को देखो, मेरा हर बैच में की मकसद होता है बच्चा किताब पढ़ना सीख जाए और क्वेश्चन आंसर। उसके बाद किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है, इसलिए जरूरत नहीं है, वो पता चला क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। इसलिए देखिए नोट्स पर अपना समय लगाने का प्रयास करते हैं। कभी बुकलेट पढ़ी विशेष जोर दिलवाए हैं? कभी नहीं लगता बुकलेट में 2-3 किताब का इंटरेस्ट है। शुरू में तो अच्छा लगेगा, एक समय का अच्छा नहीं लगेगा। शुरू में तो बड़े बड़े जवाब तो मिल रहा है, लेकिन पीटी तक ही है, मेंस लिखा रहा है। चलिए फिर जी ये बना लिए 1210 से 1300, 1290 से 1300। देखोगे तो उसके बाद बलवन बन गया, बोलता बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बलवन के बाद खिलजी बना, उसको टर्म दे दिया पूरा इतिहासकार खिलजी। उसको पढ़े हैं खिलजी क्रांति, बोलता है कि इतिहासकार बहुत बढ़िया डिस्कस किए इसको क्या बोले हैं, इसको बोलते हैं खिलजी क्रांति है, खिलजी क्रांति। तो समझते क्रांति क्या है,
याद आ रहा होगा क्रांति आंदोलन और विद्रोह में जब बता चुके, तो वो समझना पहले इसको खिलजी क्रांति क्यों, ये तो खिलजी क्रांति क्यों पड़े तो नहीं समझना। जब खिलजी का बात करते हैं ये भी तुर्क है, खिलजी का जब बात करते हैं ये भी तुर्क है, और तुर्क होने के बाद भी किसी कबीले के सदस्य हैं। इस कबीले ने कभी ऊंचा पद नहीं देखा था, ये साधारण सैनिक। बिहारी समझ में आया था, हर बिहारी का अपना अपना वजूद है। तो बोलता है ये भी तुर्क थे, मतलब ये भी तुर्क थे और इस्लामी मानते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने इतना महत्वपूर्ण पद पर बैठने का प्रयास नहीं किया। ये छोटे मोटे सैनिक। बोला जाता है जलालुद्दीन खिलजी ने जब गद्दी पर बैठने कहा गया, जलालुद्दीन खिलजी डर गया। बोलता है कैसे बैठूं इस गद्दी पर, इस पर मेरे आका बैठे होंगे। आका मतलब क्या होता है? मालिक। मालिक कौन है इसका था? बलबन। तो मैं उनकी गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं, मैं बड़ा भी कैसे बैठ सकता हूं? लोग फिल्म देख रहे होंगे बाहुबली, देखे हो? उसमें एक सीन है कटप्पा बोलता है हमारे तेजी के सामने तलवार नहीं चलेगा, देखे कि नहीं आप लोग? तो क्या बोलता है? हाँ साबित करो कटप्पा। तो साबित करता है, तलवार तोड़ देता है, तो बोलता है नॉट स्ट्राइक, मतलब खाने बैठो। बोलता है गुलाम है, साथ में नहीं बैठ सकते। क्लियर है? तो बोलता है तुम्हारा जो कदर होगा इसका 5 गुना 10 गुना दर्जा फैला दे। वो एक प्राचीन कहानी है जो दिखा रहा है कि तब तलवार सप्लाई करता है और उसने मध्य एशिया में जगह का नाम सुने उसे मध्य एशिया गए, यहाँ गए, मतलब हर जगह वो घुमा है और उस जगह का बात कर रहा है। वैसे वंश लोग चले जिन्होंने तलवार पर शासन किया है, उसको इतना योग लोग कहीं नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी बात कर रहा है इसी क्रांति का। क्रांति क्या है क्या नहीं तो बात करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कल क्या कीजिएगा, खिलजी पढ़ जाइए, खिलजी पढ़ जाइए, खिलजी पढ़ जाइएगा। और सुनिए फ्राइडे का क्वेश्चन कैसे डिस्कस करना है, बुक नहीं होता क्या सर? कहाँ गए अपना वाला बच्चा मत दिया है तो पता नहीं, उसको आइडिया रहता है, लोग सब गाइड करके रखते हैं। तो गुप्त उत्तर बना लीजिएगा, नहीं बता क्वेश्चन नहीं बनाओगे और कितनों पढ़ लोगे कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन में डायरेक्शन देखना है कि कैसे पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा अभी तक दिक्कत ना हो रहा है, विडायबल में बहुत दिक्कत ना हो रहा है। एक चीज देख रहे हो, विडायबल में आते आते लेक्चर ज्यादा हो गया, लिखा बड़ी कम रहे। अच्छा जो भी लिखा है बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ रहा है। अच्छा आपका क्रॉस क्वेश्चन बहुत कम हो गया पहले से, शायद क्या कारण है? कारण क्या है? कारण मेरे में कुछ नहीं, आप में क्या हुआ है? आपको जो बोला जाता है पढ़ के आइए, तो पढ़ के आ रहे हैं ये तो स्पेलिंग लिखिए सर, ये क्या होता है, थर्ड ये तो हुआ नाम लग रहा है। क्लियर है? यस। और दूसरा विशेषता क्या है, एक ही राजवंश की कहानी, एक ही जगह की कहानी है, इसलिए थोड़ा आसान है। ठीक है। क्या हुआ? किसी को दिक्कत नहीं है ना? दो सर। राजा को प्रजा से प्रजा बढ़ाया सब खुश रहता है। पढ़ कर जाइए कल, तो पढ़ कर जाइए।
पूरा काय कर रहा है आवाज आ रहा है हिमाचल आ रहा है इसको डाउनलोड कर लिया इसी का उसमें लिखा हुआ रहेगा इसमें और लिखा डाउनलोड देख लो एक नंबर लिखा हुआ रहेगा भाई उससे डालिएगा ना तो डाउनलोड हो जाएगा कार्ड